गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार सर फिर से तैयार हूं आपके सामने आज के द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को लेके। तो आज हमारे सामने 11 नवंबर है और आज के द हिंदू का जो टॉपिक है एडिटोरियल का, डिस्टेंट नेबर्स ऑन क्रिकेट एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। यहां पे बात की जा रही है आज के आर्टिकल में जो हमारे क्रिकेट मैचेस होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो क्यों नहीं हो पा रहे, पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे मैच क्यों नहीं हो पा रहे, इसका रीजन क्या है। इवन आप लोगों को भी जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन जरूर होगा कि श्रीलंका की टीम गई थी तो क्या हुआ था, वहां पे अटैक कैसे हो गया था उनके बसेस पे। तो ये सारे के सारे इश्यूज को लेके जो अभी आईसीसी जो बीसीसीआई के चेयरमैन है उनका क्या कहना है, इन सब से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक था एडिटोरियल का, और उससे जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो हमारे सामने है। पहला फ्रेजल वर्ब है और वो है मेरे भाई फेस ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? टू मीट एन अपोजिंग पर्सन, ग्रुप और स्पोर्ट्स टीम टू आर्ग्यू और कम्पिटिट। अब भाई आप क्या करते हैं? आपका आमना सामना होता है, और आमना सामना किससे? जो आपका ऑपोजिट है, आपका ऑफेंडर है, आपके अगेंस्ट में है, जो आपका विरोधी है, उससे मिलना, चाहे वो पर्सन हो, पूरा ग्रुप हो या स्पोर्ट्स की बात की गई हो। और वहां पे क्या करने की बात की जाती है? तो वहां पे या तो आर्ग्यू करना है या कॉम्पिटिट करना है। कॉम्पीट करना है मतलब यानी कि प्रतियोगिता करना है, तो वैसे कंडीशन में फेस ऑफ का यूज करेंगे। ऐसे भी याद रखना फेस है और एक दूसरे का फेस हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि ऑफ जो प्रेपोजिशन होता है, इस बात को याद रखना, कभी भी जो ऑफ प्रेपोजिशन होता है ना, ये बात करता है सेपरेशन यानी कि अलगाव की बात। भाई हमारे और उसके बीच हम एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाए तो दोनों के दोनों टीम, भले ही वो एक मैच है, लेकिन क्या होता है, ऐसा लगता है कि वॉर हो गया है। तो ये याद रखिएगा फेस ऑफ का मीनिंग। आ जाते हैं इसके सिमिलर वर्ड पे। राइवल से बना है राइवलरी, बैटल, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्टेनेशन, क्लैश, ग्रैपल, डिस्कॉर्ड। तो यहां पे याद रखिएगा क्लैश तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप जानते हैं कि जब दो लोगों के बीच मतभेद हो जाता है, क्लैश होता है। यहां पे याद रखना कॉन्टेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, कॉन्फ्रंटेशन भी बहुत बार पूछा गया है, ग्रैपल अभी अभी पीछे मैंने आपको बता रखा था। और जब दो लोगों के बीच या दो ग्रुप्स के बीच सहमति नहीं होती है तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? डिस्कॉर्ड का यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड आपके एग्जामिनेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए इस फेस ऑफ के लिए, अगर हम कोई ऐसा वर्ड खोजे जो इसका ऑपोजिट हो जाए, तो भैया हमारे बीच ऐसा कुछ भी दंगा नहीं है, हम बहुत पीस से रहते हैं, हार्मनी से रहते हैं। डिस्कॉर्ड है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्कर्ड हो जाएगा। बात समझ आ गया? तीनों बहुत सिंपल से वर्ड है, बट आपके माइंड में होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो फेस ऑफ तो क्लियर हो गया, मीनिंग के बेसिस पे, डेफिनेशन के बेसिस पे हमें इसको एग्जाम्पल में देखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन कहता है भाई मैं तो अब एग्जाम्पल से भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछता हूं, इडियम्स पूछता हूं। Thousands of students faced off against security forces in the city. हजारों स्टूडेंट्स ने क्या किया? सामना किया। और किस चीज का सामना किया? सिक्योरिटी फोर्सेस का। शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट, मतलब कि उस शहर में बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे, उनका सामना करना पड़ा। किसे? हजारों विद्यार्थियों को सामना करना पड़ा। ऐसे मान लो कि स्टूडेंट्स कोई किसी चीज के डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसने क्या करा कि बहुत सारे पुलिस फोर्सेस उतार डाले और उनको वहां से डिस्टर्ब करना शुरू किया। भाई कि आप चलो डिस्पर्स हो जाओ, यहां तुम लोग गैदर मत करो, इकट्ठा मत हो, किसी तरीके का एक्युमुलेशन मुझे नहीं चाहिए। तो उस केस में हजारों स्टूडेंट्स को वो फेस ऑफ करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा सेकेंड वर्ड क्या है? रेसिप्रोकेट। पहले भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामेटिकल प्रोफाइल मेरे भाई इसका वर्ब होता है। इसके मीनिंग की बात करते हैं कि जब हम सेम फीलिंग्स को शेयर करते हैं, देखो लिखा है टू शेयर द सेम फीलिंग्स एज समवन एल्स और टू बिहेव इन द सेम वे एज समवन एल्स। कोई जैसा आपके साथ बिहेव करता है आप पलट के वैसा ही बिहेव उसके लिए करते हैं। कोई आपको देख के मुस्कुराया या मुस्कुराई, आप भी उसे देख के स्माइल पास किए, तो वो क्या हो गया? रेसिप्रोकेट हो गया। ऐसा होता है खासकर बच्चों के साथ।
आप बच्चों के सामने उसे जीभ दिखाओ, वो रेसिप्रोकेट करेगा। आप उसके सामने ऐसे ऐसे करो, वो रेसिप्रोकेट करता है, होता है ना। तो वही बात यहां पे कहा गया है। आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। रीपे, रिक्वाइट, रिटेलिएट, रिएम्बर्स, कॉन्सीव, रेंडर, वैसिलेट, स्वैप, ये सारे के सारे इसके साइड सिनोनिम्स है। एग्जैक्ट सिनोनिम्स तो किसी वर्ड का होता ही नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिटेलिएट याद रखना है, रिएम्बर्स याद रखना है, कंसीव, रेंडर और वैसिलेट, ये सारे के सारे वैसे वर्ड है जो इन चीजों को दिखाते वैसा ही होना, हूबहू होना, जैसा पहले हुआ या किसी ने किया। बात समझ आ गया। इसके ऑपोजिट की बात करते हैं, मतलब कि कोई हंस रहा है तो आप हंस रहे हैं, कोई उदास है तो आप उसके साथ उदास है। इसका मतलब वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन के साथ आप सहमत हैं। जैसे कोई इंसान मर गया और मरने के बाद उसकी डेथ हो गई और लोग उसके फैमिली वाले रो रहे हैं, ठीक है भाई साहब, आप वहां गए, आपको भी दुख लगा, आप भी थोड़े से आपकी आंखें नम हो गई, होता है ना ऐसा। लेकिन अगर आप उससे अग्री नहीं, और वो आदमी आपका 5 लाख रुपए लेके मर गया, घंटा आपको कुछ वो रोना आएगा, आपको तो टेंशन आएगा, आपको गुस्सा आएगा कि भाई मेरा पैसा लेके चला गया। यानी कि यहां पे रेसिप्रोकेट में आप ये देख रहे हैं कि चीजों से आप सहमत है सामने वाले के। तो जब सहमत नहीं होंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डिसएग्री का यूज करेंगे। नहीं सहमत होंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सिनोनिम्स ही आज तक पूछे गए हैं। अब इस वर्ड को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। We invited them to dinner and a week later they reciprocated। हमने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया और 1 सप्ताह के बाद उन लोगों ने रेसिप्रोकेट किया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने फिर हमें डिनर पे बुलाया। ऐसा होता है ना भाई, आज मैंने भूंजा खिलाया है, मैंने गोलगप्पे खिलाए, अगली बार तू खिलाएगा। अगली बार जब आया, हाँ भाई पिछली बार तू खिलाया था, इस बार मुझे पैसा देने दे। तो ये हुआ रेसिप्रोकेट। बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा वर्ड है। जेस्चर बहुत यूज होता है आज के टाइम में, चाहे बॉलीवुड हो, आपका घर हो, हर जगह ये वर्ड सुनने को मिलता है। हालांकि मैंने इसके एक अलग मीनिंग की बात करी है। जनरली जेस्चर जो होता है नाउन फॉर्म होता है, वर्ब फॉर्म भी होता है। वर्ड के यूजेस के हिसाब से उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल बदलते हैं, ठीक है मेरे भाई। जब मैं बात करूं जेस्चर की, तो जेस्चर का एक नॉर्मल मीनिंग होता है कि द मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आपके आईज या फिर आपके पूरे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, जैसे मैं आपको अभी एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, वो मेरा जेस्चर है। लेकिन यहां पे जो मैंने मीनिंग लिखा है थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वैसे एक्शन की बात करता है जो एक्सप्रेस करता है आपके फीलिंग्स की, आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। आपके अंदर क्या इंटेंशन है, आपके क्या इरादा है, उसे एक्सप्रेस करेगा। Although it might have little practical effect, हो सकता है इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं हो, बहुत कम प्रैक्टिकल इफेक्ट हो। मतलब कि आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं जरूरी नहीं कि आप ऐसा सोच भी रहे हो, लेकिन वो जेस्चर आपका दिखा देगा। क्लियर हो गया भाई साहब, समझ आ रहा? तो यहां पे इंटेंशन को, फीलिंग्स को दिखाने को, एक्सप्रेस करने वाला जो एक्शन है, उस एक्शन को हम क्या बोलेंगे? जेस्चर बोलेंगे। अब आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। कर्टसी, पोलाइटनेस। अब देखो ये वर्ड अक्सर देखा गया एटिक्विटी, यहां पे प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखना है। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इंग्लिश विद बादल सरकार, वहां इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। एटिकेट, क्या बोलेंगे? एटिकेट, 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं एमेनिटी, डेकोरम और ग्रेस। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वर्ड पूछा जाता है एटिकेट और एमेनिटी, इस दोनों वर्ड को याद रखना। बाकी डेकोरम भी पूछा गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करें सबसे ज्यादा ये वर्ड्स रिपीट होते हैं। अब इसके ऑपोजिट का यूज नहीं होता है, जनरली एग्जामिनेशंस में नहीं पूछे जाते। हमारे डे टू डे लाइफ में भी इसके ऑपोजिट का बहुत कम यूज है, न के बराबर यूज है। आ जाते हैं, अब अगर ऑपोजिट देना है तो कोई जेस्चर दिखा रहा है, कर्टसी है, पोलाइटनेस है, तो हार्डनेस दे दो, ओ वैसा वाला सेंस दे दो, ये क्या हो गया, उप्स वाला सेंस। आ जाते हैं इस वर्ड को एग्जाम्पल से समझते हैं। द गवर्नमेंट डोनेटेड 10,000 लैपटॉप्स एमंग द स्टूडेंट्स एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। सरकार ने 10,000 लैपटॉप्स को क्या किया? स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि डोनेट किया।
किस रूप में? एक ऐसा जेस्चर, वो अपना एक ऐसा एक्सप्रेशन देना चाहते, इंटेंशन, कि मेरा इंटेंशन आपके भलाई का है, मैं आपका गुड विल हूं, शुभ चिंतक के सेंस में उन्होंने क्या किया? डोनेट किया। तो ये हुआ जेस्चर का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी की बात करता है। स्टार कर लीजिए, एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछे गए। इसका मीनिंग होता है जब आप किसी से थोड़ा बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होते, तो उस केस में हम मिफ्ट का यूज करते हैं। क्लियर है मेरे भाई? देखो, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत सारे हैं और सारे के सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। पहला है अनॉयड, पेव्ड, एग्जैस्परेटेड, वेक्स्ड, affronted, aggravated, huffed, nettled, enraged, rankled। अगर मैं इसमें से बात करूं तो annoyed को छोड़ के बाकी सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें भी सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मेरे भाई exasperated, exasperated, vexed पूछा जाता है, affronted पूछा जाता है, aggravated पूछा जाता है, enraged पूछा जाता है और rankled पूछा जाता है। अब बात आती है हफ्ड, नेटल्ड, पीव्ड भी एक बार पूछा गया है। तो इन सारे वर्ड्स को मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपकी तैयारी, आपके जो करंट लेवल है, एग्जामिनेशन का जो करंट सिचुएशन है, उससे तो मैं अप लेवल में कराऊंगा ना। तो ये सारे वर्ड इन फ्यूचर बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? एनॉयड कॉमन है इसलिए मैंने बहुत टिक नहीं किया। तो ये मिफ्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे। अब मिफ्ड के ऑपोजिट की बात करते हैं, एंटोनिम्स की बात करते हैं। भैया आप गुस्सा नहीं है तो आप डिलाइटेड है, प्लीज्ड है, ग्रेटिफाइड जो एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है, सूथ्ड, कंसोल्ड पूछा जाता है, एले, अरे बच्चे को हम क्या कहते हैं? अले ले ले, एले ले ले ले। वो एले जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड है, उसी से एलेड बना है। एले वर्ब की तरह भी यूज होता है, मतलब किसी को शांत करना। एस्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मॉलिफाइड, पैसिफाइड, प्लेकेड और कैप्टिवेटेड, मतलब सारे के सारे वर्ड अगर हम डिलाइटेड और प्लीज्ड को कॉमन मान ले तो ऑल द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस because these words have been asked many time in your previous year examinations. Understand? पूछे गए हैं बहुत बार, इसलिए मुझे ऐसा बताने की जरूरत नहीं, सबको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। Her behavior really miffed me। सिंपल सा एग्जाम्पल है, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो आचरण है, उसने वास्तव में मुझे क्या किया? अपसेट किया या एंग्री किया, थोड़ा बहुत गुस्सा आया उसके बिहेवियर की वजह से। यार जब आता है मेरे बालों को ऐसे छू देता है और वो मेरे बाल खराब हो जाते हैं, ये जो मैंने स्टाइल में ऐसे रखा है, हालांकि ये नॉर्मल है, स्टाइल नहीं, तब पर भी कोई आके आपके बालों को बार बार ऐसे बिखेर दे तो आपको क्या होगा? मिफ्ड हो जाएंगे आप भाई साहब। आ जाते हैं हमारे आज का प्यारा सा वर्ड और लास्ट वर्ड है, क्योंकि यही इतने ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे। आपके सामने लिखा है स्टे। स्टे अपने आप में वर्ब है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन दिया है स्टर। क्या बोलेंगे? आर को साइलेंट रखना और बोलना स्टर, मतलब इस तरीके से स्टर। और जो है कि बहुत कम प्रोनाउंसिएशन करना, स्टर। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है टू वेक अप और बिगिन टू मूव और टेक एक्शन। जाग जाना या शुरू हो जाना या फिर किसी एक्शन को शुरू कर देना। इसका मतलब ये बात करता है आप में कोई ना कोई मूवमेंट आएगा, आप स्टेटिक या स्टेशनरी पोजीशन में नहीं रहेंगे। जैसे कैमरा एन हुआ, डायरेक्टर ने बोला एक्शन और भैया काम शुरू हो गया, मैं तो वहां पे हीरोइन को लेके भाई भागने लगा। तो ये डायरेक्टर बोला मैं स्टर हो गया। स्टर का मतलब हो गया कि मैं एक्शन में आ गया। तो भाई जब एक्शन में आएंगे तो आप शिफ्ट करेंगे, आप मूव करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, रोज्ड और फिडल। सो दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सपेक्टिव सिनोनिम्स की बात करें तो ट्विस्ट, राउज्ड, फिडल्ड, इसको याद रखना, ये तीनों एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। बाकी तो कॉमन सा है। अब भाई मूव नहीं करेंगे तो वहीं पे फ्रोज हो जाएंगे, एकदम जमे पड़े हैं, रिमेंड हो जाएंगे, वहीं बने रहना, स्टिल्ड हो जाएंगे, स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे। कॉमन से वर्ड है बट एग्जामिनेशंस में आते हैं। एग्जाम्पल देखो बड़ा प्यारा सा है, ये सबके साथ होता है। द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ बट शी डिडंट स्टियर। भैया घंटी जो है, घड़ी अलार्म क्लॉक बज गई लेकिन वो मूव नहीं की, वो स्टियर नहीं हुई। इसका मतलब वो जरा सा भी नहीं जगी, नहीं हिली। बहुत बार ऐसा होता है जब हम थके रहते हैं और घंटी बज गया, हमें पता भी नहीं चलता है कि बेल कब हुआ। होता है ना, मोबाइल में अलार्म बजा, पता नहीं
इवन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अलार्म को बंद भी कर देते हैं और सुबह याद नहीं आता, हम सोचते भाई अलार्म क्यों नहीं बजा, ऐसा होता है। तो वो यहाँ पे स्टेयर का था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक बने हैं और लग रहा है कि ये पूरा का पूरा सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो, एसएससी के एग्जामिनेशन हो, सीयूटी के एग्जामिनेशन हो, कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है और वोकैब पूछा जाता है, तो वहां ये सारे वर्ड्स बहुत हेल्पफुल होने वाले। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे अगर आपको ऐसा लगता है तो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। विश्वास के साथ मेहनत करना है और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर।